हमने ये देखा था कि अगर प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या हमको करना है तो उसके लिए हमको हाइगन का तरंग सिद्धांत और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दोनों आवश्यक है। तो डी ब्रॉगली ने यह बताया कि प्रकाश जो है वो द्वितीय व्यवहार दर्शाता है, मतलब तरंग व्यवहार भी दर्शाता है और कण व्यवहार भी दर्शाता है, ये डी ब्रॉगली ने बताया था। और डी ब्रॉगली की परिकल्पना क्या थी कि प्रत्येक द्रव्य कण के साथ में एक तरंग संबंधित होती है जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, और इसे ही डी ब्रॉगली की परिकल्पना कहते हैं। डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार द्रव्य से संबंधित जो तरंग होती है उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबरी से सूत्र था h/p। ये थी डी ब्रॉगली की परिकल्पना, तरंगदैर्घ्य इतनी बताई थी। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो उत्पत्ति में दो सूत्रों का प्रयोग किया था। सबसे पहला हमने सूत्र किया था फोटान की ऊर्जा। तो हम सब जानते हैं कि फोटान की ऊर्जा E बराबरी से h न्यू होती है, समीकरण नंबर 1 दे दिया था। फिर उसके बाद आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से E बराबरी से क्या था mc², समीकरण नंबर h क्या है यहाँ पे प्लांक नीता, म्यू क्या है न्यू, आपकी फोटान की आवृत्ति m द्रव्यमान और c प्रकाश की चाल है ना। दोनों की तुलना कर देंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई h न्यू, LHS बराबर है तो RHS भी कैसे होंगे समान, h न्यू बराबरी से mc²। अब हम क्या करेंगे, ये जो c² है इसको अपन c गुणित c लिख सकते हैं ऐसे, h न्यू बराबरी से m और c² को क्या लिख दो c गुणित c। एक c का इधर पक्षांतर कर दो तो h न्यू बटे c बराबरी से बच गया m इंटू सी। ठीक है, अब m इंटू सी, अब हमको पता है संवेग बराबर से क्या होता है द्रव्यमान गुणित वेग, mc का मान p होता है तो यहाँ पे p लिख देंगे। तो h न्यू बटे c बराबरी से p, या उल्टा लिख दो p बराबरी से h न्यू बटे c। अब अपने यहाँ सूत्र पढ़ा था चूंकि c बराबर से होता है न्यू लैम्डा, प्रकाश की चाल का सूत्र, तो यहाँ पे रख दो c का मान, p बराबरी से h न्यू जैसा का वैसा और c की जगह यहाँ से न्यू लैम्डा लिख देंगे, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया तो p बराबरी से आ गया h/लैम्डा। देखो समान आ गया, तो लिख देंगे यही डी ब्रॉगली की परिकल्पना है। ठीक है, कल इसी को पढ़ने के लिए अपने को 25-30 मिनट लग गए थे, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय, और बार बार रिपीट करूंगे तो कम समय भी लगता है और समझ में भी आता है ना। आगे बढ़ते हैं, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग पढ़ना है अपने को। नेक्स्ट हेडिंग दो, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। सन 1925 में डेविसन और जर्मर नाम के वैज्ञानिक ने निकेल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन प्रयोग किया और डी ब्रॉगली समीकरण की सत्यता का परीक्षण किया। अभी अपने जो पढ़ा ना डी ब्रॉगली की परिकल्पना, उसकी सत्यता का परीक्षण डेविसन और जर्मर ने प्रयोग द्वारा किया। साथ में ये भी सिद्ध किया कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज होता है वह तरंग व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, डेविसन और जर्मर ने क्या प्रयोग किया, डी ब्रॉगली परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण किया है ना, और क्या सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग व्यवहार दर्शाता है। अब हम इसकी संरचना देखते हुए, संरचना चित्र बना तब तक आप लिख लो। सन 1925 में वैज्ञानिक डेविसन तथा जर्मर ने निकेल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन द्वारा डी ब्रॉगली परिकल्पना की सत्यता का
परीक्षण किया तथा सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग व्यवहार दर्शाता है। अगली हेडिंग संरचना और बनाओ चित्र। इसमें एक तंतु यफ होता है, ये तंतु है भाई, तंतु समझता, हीटर का कॉइल देखी होंगी आपने, उसको बोलते तंतु। इसको बैटरी द्वारा गर्म किया जाता है, ये बैटरी है, इसको गर्म करते और गर्म करके इलेक्ट्रॉन पुंज उत्सर्जित किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पुंज इससे निकलता है गर्म करने पर। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को समांतरकारी छिद्रों, ये समांतरकारी छिद्र जी है, छोटे छोटे, इसमें से जब अपन इलेक्ट्रॉन पुंज को गुजारते हैं तो हमको एक बारीक इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। पतला, बारीक तथा पतला एक इलेक्ट्रॉन पुंज हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन पुंज किसी एक समांतरकारी छिद्र और तंतु यफ के बीच में अप्रोक्सीमेटली 50 वोल्ट का त्वरक विभव लगाते हैं। यहाँ पर हम लगाते क्या, त्वरक विभव। त्वरक मतलब यहाँ पर विभव लगाने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लग जाते हैं, त्वरण उत्पन्न हो जाता है उसमें, इसलिए उसको त्वरक विभव कहेंगे। 50 वोल्ट का त्वरक विभव हम लगाते हैं। इससे कुछ दूरी पर निकिल क्रिस्टल है, सी, ये निकिल क्रिस्टल है भाई। इस निकिल क्रिस्टल पर ये इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है, इसे टकराता है। निकिल क्रिस्टल सी को अपनी अक्ष के परितः, समांतर अक्ष के परितः इसको घुमाया जा सकता है, ये घूम सकता है। यहाँ पे निकिल क्रिस्टल घुमा सकते हैं। निकिल क्रिस्टल से टकराने पर ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वह विभिन्न दिशाओं में विवर्तित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। इससे टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन पुंज विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है, ये वाला विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है, इस विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को एक संसूचक डी, संसूचक डी के द्वारा संसूचित किया जाता है। संसूचक मतलब डिटेक्टर बोलते हैं इसको। ये इकट्ठा करने का काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन पुंज इधर उधर बिखर जाते हैं उसको एकत्रित करने का कार्य करता है संसूचक। संसूचक को एक वृत्तीय स्केल पर हम घुमा सकते हैं। ये वृत्तीय स्केल है एस, इस पर हम संसूचक को घुमा सकते हैं। ये वृत्तीय स्केल एस, ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है, ठीक है। और इस संपूर्ण उपकरण को हम उच्च निर्वात में रखते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसके अंदर निर्वात कर देते हैं। ये इसकी भाई प्रायोगिक प्रदर्शन है, संरचना है। हाँ, एक बार फिर से यहाँ प्रेक्षण की बात करते हैं। संरचना तो हो गई थी, नहीं तो संरचना भी फिर से देख लो, है ना। यहाँ पर बस थोड़ा सा मिटाया। डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग कब दिया था? सन 1925 में। सन 1925 में डेविसन तथा जर्मर ने निकिल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन द्वारा डी ब्रॉगली परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण किया और सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग व्यवहार दर्शाता है। फिर अगला बिंदु क्या आता है? संरचना। संरचना में क्या लिखेंगे? इसमें एक तंतु F होता है जिसका संबंध
एक बैटरी से होता है। बैटरी बी द्वारा तंतु को गर्म करके इलेक्ट्रॉन पुंज उत्सर्जित किए जाते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज को समांतरकारी छिद्रों जी से होकर गुजारते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमको एक बारीक इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। किसी एक समांतरकारी छिद्र और तंतु यफ के बीच में लगभग 50 वोल्ट का त्वरक विभव यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जो समांतरकारी छिद्र है उसको तंतु के सापेक्ष हमेशा धनात्मक विभव पर रखा जाता है। ये धन होता है और ये क्या होता है, ऋण, दिख भी रहा है चित्र में। ऐसा करने से हमको एक बारीक इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। प्राप्त इलेक्ट्रॉन पुंज को निकिल क्रिस्टल सी पर आपतित किया जाता है। निकिल क्रिस्टल सी अपनी अक्ष के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। ठीक है, इससे विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को एक संसूचक डी द्वारा एकत्रित किया जाता है। संसूचक डी को वृत्तीय स्केल पर विभिन्न स्थितियों में घुमाया जा सकता है। संपूर्ण उपकरण को उच्च निर्वात में रखा जाता है। ये होगी भाई संरचना। प्रेक्षण को समझो। प्रेक्षण में क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रयोग में इस संसूचक को वृत्तीय स्केल पर विभिन्न स्थितियों में रखकर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की क्या याद करते, तीव्रता याद करते। ठीक है, जब विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता ज्ञात होगी, अब हम मान लेते हैं कि आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज इन दोनों के बीच का कोण फाई है। तब फाई के भिन्न भिन्न मानों के संगत आई के मान ज्ञात करते। त्वरक, उसके बाद त्वरक विभव को बदलकर अलग अलग त्वरक विभव आरोपित करके हम फाई और आई के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे देखो चित्र में आपको फाई और आई के बीच में ग्राफ खींचे। चित्र में 40 वोल्ट, 44 वोल्ट, 48 वोल्ट, 54 वोल्ट और 60 वोल्ट त्वरक विभव के लिए ग्राफ प्रदर्शित है। अब ये त्वरक विभव यहाँ पर जो लगाते हो, ठीक है। अब ग्राफ में देखो 40 वोल्ट विभवांतर पर जो ग्राफ है एक चिकना वक्र प्राप्त होता है। 44 वोल्ट पर ग्राफ में जो कण का पथ है उसमें थोड़ा सा उभार प्राप्त होता है। 48 वोल्ट पर यह उभार बढ़ता है और 54 वोल्ट पर जो उभार होता है उसका मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो तरंग इस प्रकार से चलेगी ऐसे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर वोल्टेज अपन बढ़ाते हैं, त्वरक विभव बढ़ाते हैं, तो फिर से उभार कम होने लगता है। तो ये इस प्रकार प्रेक्षण हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है निष्कर्ष। तो उपयुक्त प्रयोग से डेविसन तथा जर्मर ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब त्वरक विभव 54 वोल्ट लगाते हैं और कोण कितना होता है, 50 अंश होता है फाई का मान, तब कण के पथ में सर्वाधिक उभार होता है। मतलब इस त्वरक विभव पर जो कण है वह तरंग व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह सिद्ध किया और इसकी जो तरंगदैर्घ्य ज्ञात की वह डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की से मेल खाती है। मतलब इसका जो परिणाम आता है तरंगदैर्घ्य का वो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। इससे सिद्ध होता है कि जो कण होता है वो तरंग व्यवहार प्रदर्शित ठीक है। अध्याय का नाम क्या था, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैती प्रकृति, अध्याय 11 पढ़ रहे थे अपन। और इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था भाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। पढ़ा था ना, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन भाई 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से, सबसे पहला तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहते हैं और इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, एडिसन ने किया था। सन 1888 में एडिसन ने बताया था कि किसी भी धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए धातु में निम्नलिखित 2 गुण होना चाहिए। पहला, धातु का गलनांक क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, मतलब गर्म करने पर वो जल्दी से पिघलना नहीं चाहिए। दूसरा, उसका
कार्यफलन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब कम ताप पर गर्म करने पर भी इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रकार पढ़ा था अपन ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये तो नाम से ही पता चलता है कि जब किसी धातु पर हम प्रकाश डालते, कौन सा, परावैगनी, जब किसी धातु पृष्ठ पर हम परावैगनी विकिरण आपतित करते हैं तो उस धातु तल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस पूरी घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा फिर पढ़ा था अपन ने क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन किसे कहते हैं भाई, जब किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखते, लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को अपन क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं, या इसे ठंडे कैथोड से उत्सर्जन भी कहते हैं। चौथा नंबर क्या पढ़ा था अपन ने, द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक सेकेंडरी इमिशन इसे कहते हैं जब किसी धातु तल पर अत्यंत तीव्र वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, जिससे अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। या और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये देखा था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने, इसके अध्याय का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था अपने, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सबसे पहले हर्ट्ज ने की थी, बाद में क्या किया था, हाल्वेक्स ने इसे प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। हर्ट्ज ने क्या बताया था कि जब किसी विसर्जन नलिका में हम कैथोड पर परावैगनी विकिरण आपतित करते हैं तो बाह्य परिपथ में विद्युत विसर्जन होने लगता है। देखा था ना अपन ने। फिर हाल्वेक्स ने इसको प्रयोग द्वारा दर्शाया। प्रयोग में क्या था, कांच का या क्वार्टज का एक बल्ब लेते हैं, इसमें जस्ते की दो छड़ें होती है, सी तथा पी। इसको बैटरी के, प्लेट सी को बैटरी के और कैथोड है तो ऋण सिरे से, और प्लेट पी को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, मतलब ये कैथोड बन जाएगा और ये एनोड। प्लेट सी पर हम परावैगनी विकिरण आपतित करते हैं तो हम देखते हैं कि बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है। इसके विपरीत प्लेट पी पर अगर अपन परावैगनी विकिरण आपतित करें तो परिपथ में धारा नहीं बहती। फिर लेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की व्याख्या। लेनार्ड ने क्या बताया कि जब हम परावैगनी विकिरण इस पर डालते हैं कैथोड सी पर तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एनोड पी पर पहुंचते हैं क्योंकि एनोड धनावेशित है ना, आकर्षित होते हैं। इस प्रकार परिपथ पूर्ण हो जाता है जिससे बाह्य परिपथ में धारा बहने लगती है। इसके विपरीत अगर हम एनोड पी पर ये परावैगनी विकिरण डालें तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं परंतु वो कैथोड की ओर आकर्षित नहीं होते क्योंकि कैथोड क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, जिसके कारण बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला गया कि जब भी किसी धातु की सतह पर परावैगनी विकिरण आपतित होते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस पूरी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर अगला क्या पढ़ा था अपन ने, लेनार्ड का प्रयोग पढ़ा था। लेनार्ड के प्रयोग में आपको याद होगा इस प्रकार का एक बल्ब होता है ना, इसके एक सिरे पर एक नली लगी होती है जिसमें एक खिड़की डब्लू होती है, इसमें दो प्लेटें होती है ना। परावैगनी किरण यहाँ प्लेट सी पर आपतित करते हैं। इसके बाह्य परिपथ में 5 चीजें जोड़ देते हैं, एक माइक्रो अमीटर म्यू ये जोड़ते हैं, है ना, एक प्रतिरोध जोड़ते हैं और क्या क्या जोड़ते हैं, दिक् परिवर्तक के जोड़ते हैं, एक बैटरी भी जोड़ देते हैं बी और एक वोल्टमीटर वी जोड़ देते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर रहता है। तो इसमें क्या था, उसने व्याख्या कैसे की थी कि जब कैथोड सी पर हम विकिरण आपतित करते हैं तो इससे भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और ये एनोड पर पहुंचते हैं। इस प्रयोग से हमने 4 निष्कर्ष निकाले थे। लेनार्ड के प्रयोग से बड़ा था ये, 4 निष्कर्ष निकाले थे और उससे 4 नियम बने थे। उनसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या क्या थे भाई। नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, सबसे पहला कि धातु तल से
इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जबकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से क्या हो, अधिक होती है ना। ये पहला नियम था। इसे इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा है तो कम तीव्रता का प्रकाश डालने पर भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और यदि कम है तो चाहे हम धातु पर कितनी भी तीव्रता का प्रकाश डालें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। उसके बाद दूसरा नंबर क्या था, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा, धातु तल पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु तल पर प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में नगण्य समय लगभग 10⁻⁻⁻ सेकंड लगता है। पढ़े थे 4 नियम, ये 4 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, प्लांक का विकिरण नियम सिद्धांत क्या था। प्लांक के अनुसार जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक बंडल को क्वांटा या फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान में निश्चित ऊर्जा तथा निश्चित संवेग होता है। फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर E से h न्यू होती है। पढ़ा था ना, जहाँ h प्लांक नियतांक है, h का मान कितना होता है 6.67 गुणित 10⁻34 जूल गुणित सेकंड होती है ना। और न्यू क्या है, आपतित फोटान की आवृत्ति। इसका संवेग का भी और ऊर्जा का सूत्र पड़ा था, E बराबर से h न्यू, और संवेग क्या था, P बराबर से h न्यू बटा c था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, डी ब्रॉगली परिकल्पना। डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार क्या होता है भाई, कि प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ में एक तरंग संबंधित होती है जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, और इसे ही डी ब्रॉगली की परिकल्पना कहते हैं, है ना। डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा बराबर से h/p होती है, उसको अपन ने सिद्ध भी किया था। और फिर उसके बाद में आज अपन ने पढ़ा डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। ठीक है, तो ये इस अध्याय में इतना था भाई। कल से अपन अगला वाला अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है।